नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 20 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:30 से 2:07 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी और एनएस अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से अहम बैठक, सीमा विवाद पर हुई चर्चा। भाजपा का सदन में बड़ा हमला, कांग्रेस ने वैज्ञानिक गिरफ्तार करवा इंडियन स्पेस मिशन कमजोर किया। इसरो चीफ बोले भारत 40 मंजिल ऊंचा रॉकेट बना रहा, 75,000 किलो वजन ले जा सकेगा। रिटायर्ड जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने बनाया अपना उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। महाराष्ट्र में मोनोरेल की विंडो तोड़कर बचाए 500 यात्री, क्रेन से निकाले। हमास गाजा में सीज फायर पर राजी, आधे इजरायली कैदियों को रिहा करेगा। यूक्रेन 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। शांति वार्ता अभी नहीं चढ़ी सिरे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन विवाद की। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हल करने के मुद्दे पर एक अहम बैठक नई दिल्ली में हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और एनएस अजीत डोभाल से मुलाकात की। बैठक में सीमा विवाद हल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया गया। ये कमेटी जल्द से जल्द बोर्ड निर्धारण कर हल ढूंढेगी। वांग यी के दौरे के दौरान चीन और भारत के फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मटेरियल देने को भी राजी हो गया है। चीन ने जुलाई में इस पर रोक लगा दी थी। चीन विदेश मंत्री ने 18 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। इससे पहले वांग यी ने सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने जयशंकर को भरोसा दिया है कि चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। वांग यी ने कहा कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश है और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज्यादा है, उन्होंने जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पिछले साल कजान में पीएम मोदी व चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में लगातार सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के दौरान तियानजिंग में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अब खबर संसद में मचे हंगामे की। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। इसके अलावा सफल स्पेस मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के कहने पर देश में स्पेस मिशन को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केरल के प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को सीबीआई के जरिए 1994 में गलत तरीके से गिरफ्तार करवाया। इस साजिश से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बहुत नुकसान हुआ, इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो। इससे पहले लोकसभा में नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन हंगामा नहीं रुका। वहीं राज्यसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ। दोनों सदन की कार्रवाई को 20 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपए की सहायता देगी। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को निचले सदन में हंगामे के बीच पारित किया गया। अब खबर इसरो से। इसरो दुनिया में सबसे बड़े रॉकेट में से एक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसरो चीफ वी नारायणन ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बताया कि स्पेस एजेंसी 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बना रहा है। ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 75,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम होगा। नारायणन ने कहा कि भारत का पहला रॉकेट, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था, 17 टन का था और वो सिर्फ 35 किलो भार ले जा सकता था। आज इसरो इतनी बड़ी छलांग लगा चुका है। उन्होंने बताया कि इस साल इसरो कई अहम प्रोजेक्ट करेगा, जिसमें अमेरिका का 6,500 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह भारतीय रॉकेट से लॉन्च करना, N1 रॉकेट, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट और GSAT 7R नौसेना के लिए खास सैन्य उपग्रह होगा, जो मौजूदा GSAT 7 रुक्मणी को बदलेगा। नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर भारत जल्द
40 से 50 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम तैयार करेगा, जो भविष्य में मिशनों का नेतृत्व करेंगे। अब खबर उपराष्ट्रपति चुनाव की। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 69 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जज नियुक्त किए गए थे। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। राधाकृष्णन ने 20 जबकि रेड्डी ने 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर बंबई से। बंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में मंगलवार को बाढ़ जैसे हालात रहे। जगह जगह पानी भर गया। रेल, बस, हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। मोनो रेल सर्विस पर भी इसका असर पड़ा। मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास शाम 6 बजे एक मोनो रेल एलिवेटेड ट्रैक पर अटक गई। अंदर मौजूद करीब 500 यात्रियों को विंडो तोड़कर क्रेन की मदद से निकाला गया। प्रशासन ने बताया कि भीड़ बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें कैंसिल कर दी। 250 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ी। अब खबर गाजा में युद्ध की। हमास ने गाजा में सीज फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद ये प्रस्ताव अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ ने जून में पेश किया था। इसके तहत शुरुआती 60 दिनों के सीज फायर के दौरान हमास जिंदा बचे इजरायली कैदियों को 2 चरणों में रिहा करेगा। साथ ही स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत होगी। हालांकि इस पर अभी तक इजराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले 12 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा था कि वो किसी समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब सभी बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाएगा। वहीं रविवार को हजारों इजरायली लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नेतन्याहू से हमास के साथ समझौता कर गाजा जंग खत्म करने और कैदियों को रिहा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया और आगजनी की। इसके कारण 38 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें रूस यूक्रेन के सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति ऑफिस ने बताया कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट बात की। इस दौरान पुतिन ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधे बातचीत का समर्थन किया। जर्मन चांसलर फेडरिक ने बताया कि ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन 15 दिन के भीतर जेलेंस्की से मुलाकात को राजी हो गए। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।